हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। हम आ गए थे पॉइंट नंबर 5 पे, जो कि है रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से बहुत सारी केस स्टडीज़ एंड बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। सो इसको आपको इस लेक्चर को स्पेसिफिकली आपको बहुत ध्यान से करने की नीड है। आइए थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस किस चीज़ों के बारे में और किस किस मैनर में हम इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात हो रही है रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, रेगुलेशन प्लस मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें बात की जाए डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज की। किस चीज़ के लिए फॉरेन एक्सचेंज को भाई डील किस किस को करने के लिए हमने अलाउ किया है, किस किस को नहीं किया। तो यहाँ पे साफ साफ सा मना कर दिया है कि अगर आप ऑथराइज डीलर नहीं हो, अगर आप ऑथराइज डीलर नहीं हो तो आप फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी के लिए पेमेंट नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, आप किसी के लिए पेमेंट नहीं कर सकते, किसी को डायरेक्टली या किसी के क्रेडिट में आप पेमेंट नहीं कर सकते। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो इसका एग्जांपल ये बनता है कि फॉर एग्जांपल आप हो राम और आपका एक भाई है श्याम, ये रहता है यूएस में, इसने एक इंश्योरेंस लिया है विच इज़ इन इंडिया। अब क्या राम इसके इंश्योरेंस के लिए $1000 इसको प्रीमियम पे करना था और वो शाम डायरेक्ट करता है राम को कि भाई एक काम कर, मेरे इंश्योरेंस की पेमेंट कर दे। तो क्या वो पेमेंट कर सकता है? नहीं, ही इज़ नॉट अलाउड। अदरवाइज दैन थ्रू ऑथराइज डीलर वो ये पेमेंट नहीं कर सकता। इवन फॉर द, तो क्या हुआ, या तो ये डायरेक्टली 1000 रुपये राम को नहीं दे सकता शाम को इंश्योरेंस पे करने के लिए, या फिर उसके बिहाफ में, उसके क्रेडिट में इंश्योरेंस कंपनी को पैसा नहीं दे सकता वो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त आया, ठीक है, उसका नाम फॉर एग्जांपल लेते हैं डेविड। एक दोस्त है जो बाहर से आया, उसने मुझे $1000 दिए कि यार एक काम कर, मुझे ऑथराइज डीलर के पास जाना पड़ेगा, मनी चेंजर के पास जाना पड़ेगा, तो इतनी हैसल मैं नहीं चाहता, एक काम कर तू मेरे को इसके बदले में रुपीज़ दे दे, जो भी $80,000 $70,000 के हिसाब से जो भी बनते हैं वो मैं उसको रुपीज़ दे दूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरा दोस्त है, 1000 रुपये ही तो बात है, ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, बट नहीं, वो अलाउड नहीं है क्योंकि मैं एक ऑथराइज डीलर नहीं हूँ, मैं एक ऑथराइज डीलर नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। अब अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो वो ये कहता है कि मैं रिसीव नहीं कर सकता अदरवाइज देन थ्रू ऑथराइज एजेंट एनी पेमेंट बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इन एनी मैनर। यानी कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उसके बिहाफ पे या उसके लिए कोई भी पेमेंट मैं रिसीव नहीं कर सकता। अब उसका मैं अगर एग्जांपल दूं तो हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल एक नॉन रेजिडेंट आया मेरे रेस्टोरेंट में, आई हैव अ रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट में एक नॉन रेजिडेंट आता है, उसने खाना खाया, उसका बिल बना $20 का, इंडियन रुपीज़ के अगर कंपेरिजन में देखें तो $20 का बिल बनता है। तो क्या वो मुझे डायरेक्टली डॉलर की अमाउंट दे सकता है? क्वेश्चन इज दिस एंड द आंसर इज नो, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो एक छोटा रेस्टोरेंट हूँ, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ एज अ मनी चेंजर। लेकिन अगर इफ़ मैं रजिस्टर्ड हूँ अंडर द एक्ट एज अ मनी चेंजर, तो मैं वो पैसा रिसीव कर सकता हूँ डॉलर के अंदर भी। बट यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, अगर मैं मनी चेंजर का लाइसेंस लेता हूँ तो मैं एक ऑथराइज डीलर बन जाऊँगा, और बीइंग एन ऑथराइज डीलर मैं इससे वो पैसा ले सकता हूँ इन डॉलर्स भी। अब अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो फोर्थ पॉइंट हमें ये बोलता है कि एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज अ कंसिडरेशन फॉर इन एसोसिएशन विद एक्विजिशन और क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। अब ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल से देखें तो दिस बिकम्स ट्रिकी। ये वाला पॉइंट जो है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर करता है इंडिया के अंदर, किसी भी एज अ कंसिडरेशन, या फिर कि उसकी कोई क्रिएशन, उसका राइट क्रिएट हो रहा है या फिर कुछ भी क्रिएट हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रही है आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया में वो पैसा रिसीव कर रहा है और उसके बदले में एसेट क्रिएट हो रही है बाहर। अब इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया में मैं एक डीलर को पैसा दूं $1000, और बाहर बाहर मेरे ब्रदर को दुबई का, एक फॉर एग्जांपल दुबई ले लेते हैं, दुबई के अंदर मेरा ब्रदर है, उसको वहाँ का डीलर
70,000 रुपीज़ देगा। यानी कि मैंने इस डीलर को 1,000 रुपीज़ दिए और यहाँ मेरे ही ब्रदर को रिसीव करने के लिए 70,000 की एसेट क्रिएट हो गई दूसरी कंट्री के अंदर। दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ दुबई। एक अनदर कंट्री के अंदर मेरे इंडिया में एक डीलर को पैसे पे करने की वजह से एक एसेट बन गई है जो कि यहाँ रिसीव कर लेगा, और ये डीलर आपस में कॉन्टैक्ट करके अपने इलीगल चैनल्स के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ हवाला ट्रांजैक्शन, जो कि हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भी देखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे आएगा एक, तो आपको एक बेटर रेफरेंस रहेगा इस पॉइंट को बेटर रिलेट करने के लिए। तो ये 4 पॉइंट थे डीलिंग इन फॉरेन करेंसी के। आप डायरेक्टली किसी से पैसा ले नहीं सकते, उसको बाहर की करेंसी लेके इंडियन करेंसी नहीं दे सकते अगर आप ऑथराइज्ड डीलर नहीं हैं। आप पेमेंट नहीं कर सकते किसी को, किसी के क्रेडिट में भी पेमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया मैंने। उसके बाद आप किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन से पैसा रिसीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट के ओनर हैं, आपको किसी ने नॉन रेजिडेंट ने खाना खाया, वो बिल की पेमेंट डॉलर में नहीं कर सकता अनलेस आप एक मनी चेंजर नहीं हैं, आपने एक मनी चेंजर का लाइसेंस नहीं लिया हुआ। एंड फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि आप किसी को भी पेमेंट नहीं दे सकते अगर उसकी वजह से किसी और कंट्री में आपकी एसेट क्रिएट हो रही है, भले ही वो पेमेंट इंडिया में ही क्यों ना करी जा रही हो। ओके, क्योंकि दिस विल बिकम एन हवाला ट्रांजैक्शन। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इन ट्रांजैक्शंस में से भी किसी ट्रांजैक्शन को अलाउ कर सकती है अगर वो चाहे। अगर उसको लगता है कि ऐसा कुछ गलत एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है तो उस केस में गवर्नमेंट इसको अलाउ कर सकती है। एज इट इज़ अभी नहीं किया हुआ, एक्ट के अंदर हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उन चीज़ों को हम पढ़ते जाएंगे और आपको बेटर क्लैरिफिकेशन होती जाएगी। ये हमने पॉइंट डिस्कस किया डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। ओके, जैसे कि हमने देखा कि ये ट्रांजैक्शन कैरी ऑन की जा सकती है अगर एक्ट में अदरवाइज प्रोवाइड किया हुआ है या फिर जनरल या स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई की वजह से। यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बताया हुआ है, वो आप थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। ये सारे एग्जांपल्स मैंने कवर कर दिए हैं आपको पॉइंट पढ़ाते हुए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉरेन करेंसी को होल्ड करना, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 3 बात करता है डील करने में और सेक्शन 4 बात कर रहा है फॉरेन करेंसी को होल्ड करके रखने में। अब यहाँ क्या है, अगर एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय इन दिस एक्ट, कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एक्वायर नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, ओन नहीं कर सकता, पोजेस नहीं कर सकता या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, दिस सेक्शन प्रिवेंट्स इंडियन रेजिडेंट, इनको सबको एक्वायर, होल्ड और ओन ये सब करने से मना करता है। देन थ्रू सेपरेट नोटिफिकेशन एक्विजिशन ऑफ दीज हेड्स हैव बीन परमिटेड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। एक बार क्या किया इन्होंने, क्लियरली मना कर दिया, फिर धीरे धीरे सेपरेट नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट को लगता है कि सही है, अलाउ कर देनी चाहिए, वो धीरे धीरे उन्होंने अलाउ कर दी, जो कि आगे चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडियन ने $10,000 अपने अंकल से लंदन में रिसीव किए, वो लंदन में ही था, तो उसको रेमिट करने पड़ेंगे, उसको वापस लेके आने पड़ेंगे इंडिया के अंदर वो 10,000 रुपीज़। वो वहाँ उस बाहर की कंट्री में इस पैसे को होल्ड नहीं कर सकता एक्सेप्ट एज अदरवाइज अलाउड बाय नोटिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अब अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करें तो डेफिनेशन को हम बहुत ही डिटेल में इससे पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होती। कितनी मुश्किल डेफिनेशन थी गाइस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होती। अब इसके अंदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला पॉइंट था हमारा बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड सेकेंड पॉइंट था हमारा पर्सनल। बिजनेस में क्या था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आ गया ऑब्वियसली। सेकेंड पॉइंट था हमारे पास कि अगर हमने कोई लोन लिया है, लोन है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, लेकिन अगर उस पर कोई इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो दैट विल बिकम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सेकेंड हमने बात की थी पर्सनल के बारे में, तो उसके अंदर आते हैं हमारे पास रेमिटेंसेज फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ हमारे स्पाउस, पेरेंट्स या चिल्ड्रन अब्रॉड, या फिर फॉरेन ट्रैवल पे हम कोई खर्चा कर रहे हैं। तो ये सब हमने बात की थी फॉरेन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में। अब इसमें भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर के अंदर बहुत बार रेफरेंस दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट का। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट का रीज़न ये है क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन, जैसे कि हमारा सेकंड ग्रुप का सब्जेक्ट है उसमें हम पढ़ते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर ये सारी पॉइंट्स हैं। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इसके बहुत डिटेल में पॉइंट्स हैं, बट वो थोड़ी डिफरेंट है। जैसे हमने डेफिनेशन के टाइम पे आपको मैंने बताया, सेम वे यहाँ पे भी कुछ डिसिमिलरिटीज़ हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है बाहर से, ठीक है, दिस इज़ यूके एंड दिस इज़ इंडिया,
एंड किसी ने बाहर से मशीनरी इंपोर्ट की। अब गाइज बाय एंड लार्ज मशीनरी क्या होती है? कैपिटल, हमारे एसेट्स के अंदर आती है, कैपिटल होती है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको डेप्रिशिएट करके इसका एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है, ना कि एक साथ। बट अगर हम फेमा की बात करें, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की मोटा मोटा अगर मैं डेफिनेशन आपको एग्जांपल दूं, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसमें होता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो बाहर इंडियन की या इंडिया में बाहर वाले की एसेट्स को, लाइबिलिटी को अल्टर करे, यानी कि एसेट्स को बढ़ाए या घटाए, लाइबिलिटीज़ को बढ़ाए या घटाए। सेम वे नॉन रेजिडेंट की इंडिया में एसेट को बढ़ाए या घटाए, लाइबिलिटी को बढ़ाए या घटाए। दिस इज मोटा मोटा, डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ, आगे हम देखेंगे, एक भी चीज़ मिस नहीं करेंगे, बट दिस इज रफली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट्स में इसकी डिस्कशन होने वाली है। अब अगर इसकी हम बात करें तो इसने एक मशीनरी खरीदी और इसने साथ की साथ पेमेंट कर दी। अब मेरा क्वेश्चन आपको ये है, आप ध्यान से सोचना कि क्या इस ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं भी कोई यूके के इंसान की एसेट क्रिएट हुई? उसने मशीनरी दे दी, उसको पैसे मिल गए, क्या उसकी कोई कैपिटल एसेट क्रिएट हुई? नहीं। अगर इसने क्रेडिट पे लिया होता, अगर 2 साल का लोन लिया, लोन बेसिस पे इसने हायर परचेज बेसिस पे या किसी बेसिस पे लिया होता, तो 2 साल तक के लिए ये इस इंडियन की लाइबिलिटी बन जाती और इसकी एसेट बन जाती। उस केस में हम इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कंसीडर करते। बट यहाँ पे इस मूवमेंट पे, जिस मूवमेंट पे मशीनरी परचेज हुई और पेमेंट हुई, सब खत्म हो गया, सारी ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं बचा, इसको कुछ देना नहीं है, इसको कुछ लेना नहीं है, तो दिस इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट। हम इस बेसिस पे हम इसको जज करते हैं कि वेदर दिस इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। दिस इज द बेसिस जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। तो सेम वे अगर इस एग्जांपल वापस आए तो इसने पेमेंट कर दी, इसने मशीनरी दे दी, कोई एसेट नहीं बची, कोई लाइबिलिटी नहीं बची, तो दिस विल बिकम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन डिस्पाइट एज पर इनकम टैक्स एक्ट मशीनरी बीइंग अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर बात करते हैं, एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है फॉर एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था, ये आईसीआई की बुक के अंदर ही है, इसको मैं आपको बुक में भी दिखा दूंगा, बट हाँ यहाँ पे आपको डिटेल से समझा रहा हूँ इस एग्जांपल को। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल हम देखें अगर, दीज आर ऑल रिलेटेड टू करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ओके, अब एक रेजिडेंट इन इंडिया है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, वो अपने भाई को बाहर शाम को, दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं, शाम को गिफ्ट देता है $1000 का। अब अगर दोबारा इनकम टैक्स की बात करें तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होती है गिफ्ट और ये सब चीज़ें। ओके, बट इन दिस केस हम दोबारा वही क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, क्या इसकी कोई एसेट क्रिएट हुई, क्या इसकी कोई लाइबिलिटी बनी, क्या शाम की कोई एसेट क्रिएट हुई, क्या शाम की कोई लाइबिलिटी बनी? लेकिन नहीं, इसने इसको $1000 गिफ्ट दिए हैं, लोन नहीं दिए। अगर लोन दिए होते तो ये इसकी एसेट बन जाती और ये इसकी लाइबिलिटी बन जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इस केस में ट्रांजैक्शन वहीं की वहीं ख़त्म हो गई, एंड फॉर दिस रीज़न दिस इज़ अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इस एक्ट के अंदर कुछ शेड्यूल दिए हुए हैं जिसकी हम बात करेंगे। शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2 एंड सॉरी ऐसे नहीं लिखते शेड्यूल्स को, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल 1 के अंदर जो ट्रांजैक्शन दी गई है दैट आर एंटायरली प्रोहिबिटेड। शेड्यूल 2 में जो ट्रांजैक्शन दी गई है दैट आर परमिसिबल सब्जेक्ट टू परमिशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू आपको परमिशन लेनी पड़ सकती है, और वो मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन सी है? शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, HRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद हमारे पास आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफली आइडिया दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट हैं, ये जो शेड्यूल्स हैं पूरे के पूरे, इन शेड्यूल्स के बारे में आपको, पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको सीक्वेंस में एक एक पॉइंट याद होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ ये शेड्यूल 3 थोड़ा बड़ा है, इसको हम डिटेल में बुक से देखेंगे। अभी हमसे बात करते हैं, ये है प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन के बारे में और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल की ट्रांजेक्शन्स के बारे में। ओके, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस में कुछ कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस आती हैं, जैसे कि अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो इट्स अबाउट बुरी आदतें, यानी कि लॉटरी विनिंग्स, आप लॉटरी के भरोसे बैठे रहेंगे, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। या फिर आप रेस हॉर्सिंग में पैसा लगा रहे हैं,
रेस हॉर्सेस के अंदर या इस टाइप की कोई भी सट्टेबाजी के अंदर, या फिर आप कुछ बैंड मैगजीन्स हैं उसके लिए आप पैसा रेमिट कर रहे हैं तो वो भी अलाउड नहीं है, या फिर आप स्वीप स्टेक्स जो सट्टे होते हैं ये भी एक तरह से जो मैचेस में और इन सब में पैसा लगाते हैं, फुटबॉल पूल के ऊपर पैसा लगाते हैं, ऐसी चीज़ें, या फिर आप टी एंड टबैको के एक्सपोर्ट के लिए स्टेट रुपी क्रेडिट रूट के थ्रू अगर आप कुछ रेमिट करते हैं तो उस केस में भी आपको अलाउड नहीं है। ये कुछ बुरी आदतें वाली चीज़ें हैं जिसको मैंने क्राइटेरिया कैटेगराइज किया, ऐसा कुछ एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, बट दिस इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज। तो प्रोहिबिट किन किन ट्रांजेक्शन की क्या है जो कि थोड़ा गलत है, लॉटरी हो गया, रेस हॉर्सेस हो गया, जुआ खेलना हो गया, टी एंड टबैको रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया। अब अगर इसमें बात करें तो शिपिंग की बात करें तो वेसल से बाहर माल जाना अलग अलग रूट्स के थ्रू, वहाँ पे पहुँचना, उसका वहाँ पे पहुँचना और वहाँ पे उसका डिटेन होना, जो माल तुरंत नहीं बिक पाता या फिर वो वापस भेजना होता है तो उस केस में वो कंटेनर जो होता है जिस कंटेनर में वेसल के थ्रू माल गया है वो डिटेन हो जाता है, तो वो डिटेंशन चार्जेस। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो कल्चरल टूर्स या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वो मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो इसको भी हम थोड़े डिटेल बड़े पॉइंट्स हैं तो इसको भी हम बुक में देखेंगे, बट यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ एक मेंटल इमेज बनाने के लिए कि ये प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स हैं जो थोड़ी सी गलत हैं, लॉटरी की और रेस हॉर्सेस, स्वीपस्टेक्स, सट्टा लगाना, टी एंड टबैको, एंड कुछ ट्रांजेक्शन हैं जो परमिसिबल हैं, उसके अंदर मिनिस्ट्री वाइज आप बाइफरकेट कर सकते हो उसको, ताकि आपको याद करना बेटर रहे कि एक शिपिंग इंडस्ट्री रिलेटेड हो गया तो सारे जो खर्चे होंगे, सारे जो रेमिटेंसेज होंगे वो शिपिंग से रिलेटेड होंगे, यहाँ से बाहर माल को भेजना या बाहर से माल अंदर को लेके आना, या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि कल्चरल टूर्स हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो जिसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़े, ऐसे रेमिटेंसीज हैं, और कम्युनिकेशन रिलेटेड यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन यानी ब्रॉडकास्ट हो गया, टीवी ब्रॉडकास्टिंग और इंटरनेट, इनके रिलेटेड ये एक्सपेंसेस होंगे। तो दिस इज़ एक ब्रॉड बाइफर्केशन ऑफ द एंटायर शेड्यूल्स, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 को हम बुक में देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट बैक टू द बुक। ये एग्जांपल्स, ये करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये चारों हमने पॉइंट देख लिए, पहले भी देख लिया, अभी भी देख लिया हमने। ये एग्जांपल था, ये पहला था जो मशीनरी परचेज वाला था, दूसरा एग्जांपल था गिफ्ट वाला, तो ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। अब हम कर रहे हैं शेड्यूल 1। तो अगेन देखा जाए तो ये ट्रांजैक्शन वैसी ट्रांजैक्शन है जिनके लिए फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ करना एंटायरली प्रोहिबिटेड है। तो लॉटरी विनिंग्स मैंने आपको बता दिया, हॉर्स राइडिंग पे पैसा लगाना, रेसिंग राइडिंग, और कोई ऐसी अदर हॉबी, कोई लॉटरी टिकट खरीदना बैंड प्रेस्क्राइब मैगजीन के लिए या फुटबॉल पूल स्वीप स्टेक्स के लिए। पेमेंट फॉर ऑफ कमीशन यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए कोई इंडियन कंपनी है, फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी है, उसकी बाहर कोई जॉइंट वेंचर है या फिर उसका कोई होली ओन सब्सिडरी है और वो उसको कुछ एक्सपोर्ट कर रही है और उसके लिए उसको कमीशन पे कर रही है, तो उसके लिए आप फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट अ गुड एक्टिविटी। ऐसा नीड नहीं होती आपकी खुद की कंपनी को आप कुछ एक्सपोर्ट करो और उसके लिए आप कमीशन के तरह उसको दिखा रहे हो, दिस इज़ नॉट जस्ट। अगर कोई डिविडेंड बैलेंसिंग किसी कंपनी में अप्लाई होता है और वो डिविडेंड रेमिट करती है, उस केस के अंदर यहाँ पे मैंने कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स की बात की टी एंड टबैको के ऊपर, जो मैंने बुरी आदत के अंदर आपको बताया। कॉल बैक सर्विसेज है जो कि अब टेलीफोन्स वाला जो अब ये पॉइंट वैलिड नहीं है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट स्टिल ठीक है, हम एक बार देख लेंगे। रेमिटेंसेज ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट रुपी स्कीम अकाउंट, नॉन रेजिडेंट रुपी स्कीम, स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, अगर कोई अकाउंट के अंदर पैसा है उसकी इंटरेस्ट इनकम को आप रेमिट करना चाह रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था सब प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जो मिनिस्ट्री वाइज मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के अप्रूवल लेंगे, तो यहाँ पे बताया किस किस गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, तो मैंने 4 बताया आपको, अपने माइंड में रिवाइज करेंगे। शिपिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ही पॉइंट है तो उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आप बाहर ट्रांसपोंडर्स को हायर करना चाहते हैं टीवी चैनल्स के लिए या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, तो उस केस के अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए कम्युनिकेशन की और ब्रॉडकास्टिंग की परमिशन लेनी होगी टीवी चैनल्स के लिए, तो ये आपको लेनी पड़ेगी परमिशन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर बात करें तो अगर आप PNI क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो उस केस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक और, तो आप एडवर्टीजमेंट करते हैं इन फॉरेन प्रिंट मीडिया अदरवाइज देन फॉर फॉरेन टूरिज्म, इंडिया का पैसा बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा पैसा आए,
या फिर इंटरनेशनल बिडिंग एक्सीडिंग $10,000, तो इस केस के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हो गए हमारे पास। 1 पॉइंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये है कल्चरल टूर्स, और दूसरा है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स रिलेटेड अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, स्पोर्ट बॉडीज़। उसके बाद आता है हमारे पास सरफेस ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे कि रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल, यानी कि यहाँ से किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने कोई वेसल हायर की है जिसके थ्रू वो बाहर चीज़ें भेज रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कोई रेमिटेंस करनी है, या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और कोई PSU ऑन CIF बेसिस, उस केस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सरफेस ट्रांसपोर्ट की। रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रेस्क्राइब बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, अगर उसके प्रेस्क्राइब रेट से ज़्यादा अगर आप अमाउंट पे कर रहे हैं कंटेनर डिटेंशन के लिए, नॉर्मल अगर प्रेस्क्राइब रेट के अंडर है तो आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली वो पेमेंट कर सकते हैं, बट अगर उससे ज़्यादा है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दीज आर ऑल पॉइंट्स, एक बार इनको देख लेंगे अच्छे से, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर आपको एक केस स्टडी की फॉर्म में चीज़ें आएंगी, ये इस रिलेटेड कोई एक्सपेंस आपको दे सकते हैं, तो आपको आंसर में बताना पड़ेगा। पहले तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं वो हम लिखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि शेड्यूल, कुछ गवर्नमेंट ने शेड्यूल्स बनाए हैं अंडर रूल अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000, ये रूल हैं। उस रूल के अंडर शेड्यूल 2 के अंदर गवर्नमेंट ने बताया है प्रोहिबिटेड नहीं है, ये अप्रूवल के बाद इस एक्सेट्रा मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद आप ये पेमेंट इनकर कर सकते हैं। दिस इज हाउ दिस एंटायर क्वेश्चन इज गोइंग टू पैन आउट। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांजेक्शन्स विच रिक्वायर RBI's अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल फॉर ड्रॉल ऑफ फॉर एक्सचेंज। ये तो हमने देखा गवर्नमेंट का, सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे, सारे गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज थी। अब बात आती है कि RBI के अप्रूवल से आप कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स इनकर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ तो दिस इज ट्रांजेक्शन्स बाय अप्रूवल ऑफ RBI। तो हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन जो कि शेड्यूल 1 में था, CG के अप्रूवल की ट्रांजैक्शन जो कि शेड्यूल 2 में थी, और RBI के अप्रूवल की ट्रांजैक्शन जो कि शेड्यूल 3 में था। तो इनको याद करना काफ़ी इजी है, आपके माइंड में एक माइंड मैप बनना काफ़ी इजी है। आगे चलते हैं, अब ये देखते हैं। अब कोई भी इंडिविजुअल, अब यहाँ पे 2 टाइप की फैसिलिटीज़ दी गई है, एक इंडिविजुअल को और एक पर्सन अदर देन इंडिविजुअल को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल कैन अवेल फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज विद इन द लिमिट ऑफ USD 250,000 ओनली, यानी कि 250,000 USD तक की अमाउंट तक ये आपको अलाउड है। किस किस चीज़ों के लिए, अगर आप कोई प्राइवेट विजिट करते हैं किसी भी कंट्री को, नेपाल एंड भूटान यहाँ पे हटा दिया है क्योंकि वहाँ पे इंडियन करेंसी भी चलती है, आपको ज़रूरत नहीं है फॉरेन एक्सचेंज को विड्रॉ करने की। गिफ्ट और डोनेशन पे करने के लिए, देने के लिए, अब्रॉड जा रहे हो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, एमिग्रेशन के लिए, पढ़ने के लिए या किसी भी काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं, मेंटेन अ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, आपका कोई स्पाउस, आपके पेरेंट्स या आपके चिल्ड्रन वहाँ रहते हैं, उनकी लिविंग एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए आप कोई खर्चा पे कर रहे हो, उस केस में। अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हो, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए, बिजनेस की कोई कॉन्फ्रेंस या अपने काम की कोई स्पेसिफाइड ट्रेनिंग लेने के लिए, या फिर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, आप अपना कोई चेकअप करा रहे हो बाहर, और फॉर अकम्पनिंग एज अटेंडेंट टू अ पेशेंट गोइंग अब्रॉड। ये बड़े मिक्स से पॉइंट्स हैं इन्होंने बिज़नेस से शुरू किया, फिर उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा दिया उसको, और फिर कॉन्फ्रेंस के थ्रू उसने कुछ स्किल्स सीखी, अब उसको मेडिकल एक्सपेंसेस लेने पड़ेंगे क्योंकि बहुत स्ट्रेस ले लिया उसने यार। कुछ चीज़ें उसको इंडिया में मे बी डायग्नोस अच्छे से नहीं हो पाई तो उसको बाहर चेकअप कराना पड़ा। अब अगर वो खुद भी बीमार नहीं हुआ तो वो किसी को अकम्पनी भी कर सकता है, अगर उसके किसी अपने पेरेंट्स को या किसी को भी वो साथ जाना चाहता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उनके चेकअप के लिए, तो वो भी उसको अलाउड है अप टू द लिमिट ऑफ 250,000, विद इन द लिमिट ऑफ 250,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। ठीक है, अगर ये दोबारा वही मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप कोई बाहर जाके ले रहे हैं, आप बाहर जाके पढ़ रहे हैं, या एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे एनी अदर भी ऐड कर दिया, आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन देने के बाद एक एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। Any additional remittance in excess of the said limit for the said purposes shall require prior approval of the RBI। यानी कि 2-2.5 लाख रुपए तक की लिमिट के अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर उससे ऊपर आपको पेमेंट करनी है तो आपको RBI से पूछना पड़ेगा। However, अब यहाँ पे बात होती है पॉइंट नंबर 4, 7 एंड 8 के बारे में। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8। अब देखो, एमिग्रेशन भी बाहर जाते हैं अगर आप किसी काम के लिए, या वर्क वीज़ा पे या फिर स्टडी वीज़ा पे, एमिग्रेशन का पॉइंट आ गया। उसके बाद आपका स्टडी का पॉइंट आ गया,
और मेडिकल ट्रीटमेंट का पॉइंट आ गया। ये बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं जो आपको नेसेसरीली आपको नीड पड़ सकती है कभी भी, बेसिक नीड है जो किसी को भी नीड पड़ सकती है, सॉरी। एंड उस चीज़ को गवर्नमेंट ने एक थोड़ा सा और लिबरल रखा है इन तीनों चीज़ों को, यानी कि बाहर काम से जाना, वर्क वीज़ा पे जाना, या फिर पढ़ने के लिए जाना, आपकी कोई स्टडी चल रही है, कोई कोर्स कर रहे हो आप बाहर, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपका लेना चाहते हो, इन 3 पर्पजेज़ के लिए अगर आप बाहर जाते हैं तो उस केस के अंदर आप फॉल करते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर। तो उस केस में क्या होगा, आप उससे ज़्यादा अमाउंट का भी फैसिलिटी ले सकते हैं इफ़ इट इज़ सो रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री ऑफ एमिग्रेशन, यानी कि अगर उस कंट्री में जो पढ़ रही है आपको एमिग्रेशन के लिए, मेडिकल इंस्टीट्यूट जो ट्रीटमेंट ऑफर कर रहा है वहाँ के लिए, या यूनिवर्सिटी के लिए, ये तीनों अगर ज़्यादा पैसा मांगते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर कोई इंडिविजुअल रेमिट करता है कोई भी अमाउंट LRS में, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर, तो एप्लीकेबल लिमिट ऑफ सच इंडिविजुअल विल बी रिड्यूस फ्रॉम 2,50,000 बाय द अमाउंट सो रेमिटेड, यानी कि जितना भी उससे ऊपर का अमाउंट में वो रेमिट करता है कोई भी इंडिविजुअल, एनी अमाउंट अंडर द सेड LRS यानी कि इन चीज़ों इस लिमिट इसके अंदर कोई एक्सेस में अमाउंट आपने रेमिट की है फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ के लिए, तो आपकी जो बाकी एक्सपेंसेस है वहाँ से 2.5 लाख की लिमिट में से वो जो एक्सेस का अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 50,000 आपके एक्स्ट्रा लगे हैं इस चीज़ के लिए, तो आपकी जो लिमिट होगी वो 50,000 से कम हो जाएगी, वो 2 लाख ही रह जाएगी। फर्दर फॉर अ पर्सन हु इज़ रेजिडेंट बट नॉट परमानेंट रेजिडेंट इन इंडिया एंड वो सिटीज़न है किसी फॉरेन स्टेट का अदर देन पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान को तो कोई बेनिफिट नहीं देंगे हम, या फिर वो कोई सिटीज़न है इंडिया का हु इज़ ऑन अ डेपुटेशन टू द ऑफिस और ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी और सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर इन इंडिया फॉर सच फॉरेन कंपनी, यानी कि वो इंडिया का सिटीज़न है लेकिन वो डेपुटेशन पे बाहर गया हुआ है, डेपुटेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी और सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन कंपनी, यानी कि इंडियन सिटीज़न है और वो इंडिया के अंदर किसी ऑफिस और ब्रांच में, फॉरेन कंपनी की ऑफिस और ब्रांच के अंदर लगा हुआ है, या फिर सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर है उसकी फॉरेन कंपनी की इंडिया के अंदर, वहाँ वो काम कर रहा है, वो रेमिट कर सकता है अपनी नेट सैलरी को, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड एंड अदर डिडक्शन, ये तीनों डिडक्शन यानी कि टैक्सेस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर डिडक्शन, इन चीज़ों को डिडक्ट करने के बाद। अब इस आइटम के लिए अगर इसी आइटम की अगर बात करें, सैलरी की बात करें, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और डेपुटेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन irrespective of length thereof or for a specific job or assignment the duration of which does not exceed 3 years is a resident but not permanently resident। ओके, कोई भी इंसान अगर 3 साल के अंदर अंदर के लिमिट के अंदर उसकी एम्प्लॉयमेंट है, वो किसी भी टाइम लिमिट की हो सकती है, 3 साल के दायरे के अंदर वो 2.5 साल की हो सकती है, वो 1 साल की हो सकती है, वो 1.5 साल की हो सकती है, तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट माना जाएगा। ही विल नॉट बी अ परमानेंट रेजिडेंट बट हाँ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल है, यानी कॉरपोरेशन या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कोई फर्म, वो भी इस लिबरलाइजेशन स्कीम का बेनिफिट उठा सकती है म्यूटेंडिस फॉर द पर्पज हेयर इन अबव। नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटीज फॉर अदर देन इंडिविजुअल्स। अब ये जो रेमिटेंसेज हैं ये अदर इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, यानी कि उसमें क्या क्या आता है हमारे पास, डोनेशंस एक्सीडिंग 1%, डोनेशंस एक्सीडिंग 1% ऑफ देयर, अगर 1% तक जो भी है अदर इंडिविजुअल्स यानी कि कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म्स वगैरह, ये 1% तक तो डोनेशंस पे कर सकती हैं उनके अपनी अर्निंग से लेके ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स की अर्निंग तक, यानी कि पिछले 3 साल में जो उन्होंने पैसा कमाया है उस टोटल का 1% तक वो नॉर्मली अपने आप से कर सकती हैं डोनेशंस अगर उनको कुछ करनी है तो, या फिर 5 मिलियन US डॉलर्स तक के लिए, या फिर 5 मिलियन US डॉलर्स, इस अमाउंट तक का डोनेशन वो कर सकती हैं फ्रीली। इससे ऊपर अगर इनको डोनेट करना है तो उस केस के अंदर दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ RBI। और वो किस किस केसेस के अंदर, अगर वो फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स एंड रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कंट्रीब्यूशन टू फंड्स नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट फंड, यानी कि जिसको वो पैसा दे रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, वो एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए होना चाहिए, या फिर कंट्रीब्यूशन टू अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और बॉडी और एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी, जिसको जो डोनेट करने वाली है कंपनी उसकी फील्ड ऑफ एक्टिविटी के अंदर,
ओके, फॉर एग्जांपल अगर टाटा स्टील अगर कुछ डोनेशन देती है तो वो स्टील्स की रिसर्च के रिगार्डिंग या किसी ऐसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देती हैं तो वो उसके काम से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कमीशन। तो डोनेशन की बात की 1% 3 ईयर की इनकम का, या फिर $5 million, विच एवर इज़ लेस। ये अमाउंट आप नॉर्मली कर सकते हो। इससे ऊपर अगर आपको पे करना है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कहाँ पे? फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स, कंट्रीब्यूशन टू फंड्स, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, या फिर अपनी फील्ड ऑफ एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कमीशन, जो कि बाहर के एजेंट्स को अगर आप पे करते हो फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कोई प्लॉट या कमर्शियल लैंड सेल हुआ है उसके लिए आप कमीशन पे कर रहे हो बाहर के किसी एजेंट को, तो वो 25,000 रुपये या 5% ऑफ एन इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज़ मोर आपको अलाउड है। यानी कि अगर बाहर से आपको $5 million की आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो उसका 5% या फिर 25,000 जो भी ज़्यादा होगा वो आप नॉर्मली कर सकते हो। उससे ऊपर की अमाउंट का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेमिटेंसीज एक्सीडिंग $10 million पर प्रोजेक्ट फॉर एनी कंसल्टेंसी सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतनी बड़ी अमाउंट इसलिए दी गई है क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं। यानी कि रोड्स बन रही है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, या कोई इस टाइप की चीज़ें बन रही है, या फिर 1 million पर प्रोजेक्ट। यानी कि कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए फॉर नॉर्मली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करते हुए। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज एक तो आती है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरी हमारे पास आती है अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उसके अलावा कोई भी किसी भी चीज़ की, कोई भी प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी के लिए तो आपको 1 million अलाउड है, 1 million। और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपको वो अलाउड हो जाता है बढ़ के 10 million। ठीक है गाइज, उसके बाद आता है हमारे पास एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस पैराग्राफ द एक्सप्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शैल मीन एज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू फेम नोटिफिकेशन। रेमिटेंसीज, नेक्स्ट पॉइंट आता है रेमिटेंसीज एक्सीडिंग 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट बॉट इनटू इंडिया और $1 lakh विच एवर इज हायर बाय एन एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेज। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस यानी कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले के जो एक्सपेंसेस थे, अगर उसका आप रिम्बर्समेंट करते हैं वो 5% हो सकता है ऑफ पूरी टोटल इन्वेस्टमेंट का, या फिर 1 लाख। यहाँ तक आप खुद कर सकते हैं, उससे ऊपर आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बात की डोनेशन के बारे में, फिर हमने कमीशन पे की, फिर हमने कंसल्टेंसी की बात करी, एंड देन आता है लास्ट पॉइंट हमारे पास प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के बारे में। अब इस रेमिटेंस का आगे आता है हमारे पास प्रोसीजर। The procedure for drawal or remittance of any foreign exchange under this schedule shall be the same as applicable for remitting any amount under the said liberalized scheme। तो वो प्रोसीजर सेम रहेगा लिबरलाइज स्कीम के अंदर जो भी अमाउंट रिमिट करनी है उसके लिए। अगर कोई ट्रांजेक्शन है वो लिस्टेड नहीं है इन अबव 3 शेड्यूल्स के अंदर, वो फ्रीली अंडरटेक की जा सकती है इन ट्रांजेक्शन 3 शेड्यूल्स के अलावा। तो 3 शेड्यूल्स में हमने दोबारा देखते हैं। पहला शेड्यूल बात की हमने प्रोहिबिटेड के बारे में, दूसरे शेड्यूल में हमने बात की अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बारे में, एंड थर्ड शेड्यूल में हमने बात की 2 ट्रांजेक्शन टाइप की, एक इंडिविजुअल के लिए और एक अदर देन इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल में हमने देखा कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस, गिफ्ट, डोनेशन, इमिग्रेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस और इस टाइप की चीज़ें थी। फिर हमने लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम की बात की कि 2.5 लाख से ऊपर का आप पे कर सकते हैं। और उसके बाद हमने बात की इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल्स के बारे में, जहाँ पे सबसे पहले आया डोनेशन, उसके बाद हमारे पास आया कमीशन, उसके बाद हमारे पास आया रेमिटेंस रिगार्डिंग कंसल्टेंसी, एंड लास्ट में हमारे पास आया प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अब अगर हम बात करें, अगर बात हो रही है यहाँ पे RFC अकाउंट्स के बारे में, तो कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप वो अंडर शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, क्योंकि शेड्यूल 1 तो प्रोहिबिटेड है, अगर वो RFC अकाउंट से की जा रही है तो ओके, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक ट्रैक के अंदर आ जाती है वो ट्रांजेक्शन्स, तो उसके अंदर आपको अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जेम्पशन फॉर रेमिटेंस फ्रॉम EEFC अकाउंट। अगर कोई रेमिटेंसेज की जा रही है अंडर शेड्यूल 2 और 3 फ्रॉम EEFC अकाउंट, उस केस में भी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाउएवर इफ द पेमेंट इज मेड to be for the following transactions, approval is required even if the payment is from EEFC account। यानी कि सबसे पहले रेमिटेंस फॉर P&I क्लब, जो कि हमने यहाँ पे बात की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में जब बात हुई थी, अगर यहाँ आपको पेमेंट करनी है तो उस केस के अंदर आपको EEFC अकाउंट के होते हुए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कमीशन पर ट्रांजैक्शन। कमीशन की अगर बात की जाए, यहाँ पे जो हमने कमीशन देखा तो इसमें भी EEFC होने के बावजूद भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पशन फॉर पेमेंट बाय द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। अगर आप बाहर जाते हैं और इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उस केस के अंदर शेड्यूल 3 के अंडर आप उसको इनकर कर सकते हैं। शेड्यूल 2 के अंदर तो गवर्नमेंट अप्रूवल चीज़ें थी सारी की सारी, तो उसमें पर्सनल का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो शेड्यूल 3 के अंदर अगर आप एज ए इंडिविजुअल बाहर जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर ये पॉइंट देखें, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में बताया गया है। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर सभी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, ओके, और फॉर एनी परमिसिबल कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर द पर्पज मेंशन इन पैरा 1। इसको आप एक सिंपल सी रीडिंग देंगे, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। ज़्यादा कोई वही सेम चीज़ दोबारा आपको एक रूल नंबर और इनके रेफरेंस के थ्रू बताया जा रहा है। इन केस ऑफ रेमिटर बीइंग, अगर जो रेमिट करने वाला इंसान है वो माइनर है तो क्या होगा, द LRS डिक्लेरेशन फॉर्म मस्ट बी काउंटर साइंड बाय द माइनर्स नेचुरल गार्डियन। उसका गार्जियन उसको काउंटर साइन करेगा। दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म्स। ये सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है। अगर इंडिविजुअल माइनर है तो उसका गार्डियन उसको साइन करके भेजेगा रेमिटेंस फॉर्म को। उसके बाद आता है पॉइंट कंसोलिडेशन ऑफ रेमिटेंस ऑफ फैमिली मेंबर। अगर रेमिटेंस की जा रही है स्कीम के अंदर, कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स कंप्लाइंग विद इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस। कंसोलिडेट किया जा सकता है अगर उसके इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स उन टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई कर रहे हैं। अब एक एक्सेप्शन दी गई है, क्लबिंग इज नॉट परमिटेड बाय अदर फैमिली मेंबर्स फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की क्लबिंग अलाउड नहीं है बाय अदर फैमिली मेंबर्स। यहाँ पे सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। सच एज ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इफ दे आर नॉट द को ओनर्स पार्टनर्स ऑफ द ओवरसीज बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर वो उसके को ओनर्स नहीं हैं तो उस केस के अंदर वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर सकते प्रॉपर्टी का, ठीक है। इस क्लास के अंदर इतना ही हमने करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में देखा। इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को समझ के। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओ जिसको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।